कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टैनले हॉल, बी हरलॉक, सी कॉमिनियस और डी कहता है पेस्टोलॉजी। तो भैया अगर हम बात करें किसकी, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है स्टैनले हॉल को, और इन्होंने ही जो किशोर अवस्था थी इसे बताया था आंधी और तूफान की अवस्था। तो स्टैनले हॉल एक करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, बिल्कुल ठीक बात है। बी कह रहा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विकास खालिस्तान से की ओर बढ़ता है, जटिल से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या असाधारण से आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास कैसे बढ़ता है भैया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसे? सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। और सामान्य से विशिष्ट की ओर किसमें? निगमन विधि के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सिफेलोकोडल नियम है, तो सिफेलोकोडल नियम क्या है भैया? शारीरिक विकास का है, मानसिक विकास का है, सामाजिक विकास का है, संवेगात्मक विकास का है। तो सासी सी, तो सासी हो जाएगा सिर, यानी कि सिरा पदोन्मुख सिद्धांत, या सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो बालक विकास कैसे होता है बच्चे का? सिर से पैर की ओर, तो हो जाएगा मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मानसिक विकास। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मानव का बच्चा चाहे वह अमेरिका में पैदा हुआ हो या भारत में, उसमें भाषा, चलना फिरना, तर्क आदि का विकास एक क्रम से होता है। उपयुक्त अभिकथन का संबंध किससे है? अब चलना एक क्रम से हो रहा है ना, तो कैसे भैया? विकास की क्रिया में समानता है, या संगठित प्रक्रिया का सिद्धांत है, विभिन्नता का सिद्धांत है, या निकट से दूर का सिद्धांत है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा विकास की क्रिया में समानता का सिद्धांत, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है सीखने या अधिगम का विकास निम्नांकित के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भैया? तो संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, या शारीरिक विकास। तो अधिगम किसके अंतर्गत आता है? मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है मानसिक विकास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है, तो मानव व्यवहार की प्रत्येक व्यवस्था है, क्या है भैया? ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम का फल, ऑप्शन नंबर बी वातावरण का फल, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल, और ऑप्शन नंबर डी वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल। तो मानव व्यवहार की जो प्रत्येक विशेषता है वो हो जाएगी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है भैया, गुणनफल होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या होती है, तो भैया मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14 है, 10 है, 12 है, या 16 है। तो कितनी है भैया? 14 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है 14। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोरेंस कोहल वर्ग के नेत्र विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है? तो लोरेंस कोहल वर्ग ने नेत्र विकास के सिद्धांत बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, संक्रियात्मक स्तर, या आत्म स्वीकार्य नैतिक सिद्धांत स्तर। तो कौन सा नहीं बताया था? तो इन्होंने नहीं बताया था भैया कौन सा, जो डी ऑप्शन वाला हो जाएगा आत्म स्वीकार्य नैतिक सिद्धांत स्तर, ये इन्होंने नहीं बताया था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? तो कौन से विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? सामाजिक में, संज्ञानात्मक, शारीरिक में, या नैतिक में? तो किसमें भैया? संज्ञानात्मक में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था में आहार संबंधी विकार कौन कौन से हैं? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंगी आहार विकार। तो तीनों के तीनों है भैया किशोर अवस्था से संबंधित है। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व और गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी उम्र थी 0 से 2 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भैया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगली औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र थी 11 से 15 वर्ष, और पूर्व क्या करें
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 यानी कि 2 से 7, और अगर मूर्त की बात करें तो भैया 7 से 11 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में वस्तु स्टार्च का गुण आ जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। ये कथन किसका है भैया, किसका सिद्धांत है? ब्रोन फैन बेनेरर का विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो कह रहा है कि भाई एक सिद्धांत है जो व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं और उसके जो मध्य अंतःक्रिया होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो यह सिद्धांत है पारिस्थितिकी परक। ब्रोन फैन बेनेरर का विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ब्रिजेस ने बताए थे कि भाई संवेग और संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इन्होंने बताया शारीरिक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास या सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो उत्तेजना किसका भाग है भैया, संवेगात्मक विकास का भाग है भैया, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीमा में संशोधन कर लेता है। यानी कि पहले से जो उसके दिमाग में जो इमेज बनी हुई थी उसी में संशोधन कर लेता है। तो पियाजे के अनुसार ये उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित प्रक्रिया से संबंधित है। अब संशोधन कर लेगा तो क्या कर लेगा, असमवाय अवस्था है या समंजन है, स्वांगीकरण है या साम्यावस्था है। तो क्या हो जाएगा भैया, इसे कहते हैं एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन या समंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समायोजन या समंजन कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इरेक्शन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम गलानी की अनुमानित आयु प्रसार है। तो पहल बनाम गलानी की आयु स्तर क्या है, 3 से 6 वर्ष, 6 से 11, 1 से 3 या 13 से 18। सही जवाब हो जाएगा 3 से 6 वर्ष की बात कर रहा है भैया, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं हिंज नाम का व्यक्ति था, हिंज दुविधा खालिस्तान सिद्धांत से संबंधित है। किससे है भैया, फ्राइड के मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, कोहलबर्ग के नीति विकास से संबंधित है, चॉम्स्की के भाषाई विकास से संबंधित है या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हिंज की बात करें तो ये कोहलबर्ग के नीति विकास से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। अब शारीरिक विकास को क्या प्रभावित नहीं करेगा, अब शारीरिक कमी का होना या ना होना ये भी प्रभावित करेगा भाई। सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण तो करेगा भाई। सामान्य असामान्य प्रसव ये भी करेगा। लेकिन नकारात्मक हो या सकारात्मक पुनर्बलन शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं विकास संबंधित है किससे है, वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से या उपयोग सभी से। तो ये परिपक्वता से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, परिपक्वता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है किससे भैया, अभिप्रेरणा से, अधिगम से, वृद्धि एवं विकास से या उपयोग सभी से। तो पूर्व कथनीय प्रतिरूप का जो सिद्धांत है वो वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या पर प्रयोग जीन पियाजे ने खालिस्तान संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया। संरक्षण का नियम, स्वकेंद्रण, ए बी खोज त्रुटि या तार्किक क्षमता। तो सुप्रसिद्ध 3 पर्वत जो समस्या जीन पियाजे ने प्रयोग किया था उसे कहते हैं भाई स्वकेंद्रण। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, स्वकेंद्रण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था के बालक प्रायः अपने माता पिता से कहते हैं कि आप मुझे एक मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते। यानी किशोर अवस्था का बालक कह रहा है कि आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते और कोई भी मेरी भावना को नहीं समझ सकता। यह सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है किसका भैया, सर्वात्मकवाद का या काल्पनिक दर्शक का या व्यक्तिगत मिथक का या केंद्रीयकरण का। तो ये उसके व्यक्तिगत मिथक है, उसको नहीं समझ पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तिगत मिथक का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण व गणना सीख लेते हैं तथा उपयोग करते हैं। ब्रूनर के अनुसार पूछ रहा भैया, क्रियात्मक ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण व गणना सीख लेते हैं, उपयोग किसका भैया, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। तो ब्रूनर के सूत्र गणना सीख लेते हैं। तो ब्रूनर बताता आइकॉनिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक।
ये भी क्रियात्मक अवस्था बताई थी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था बताई थी और संकेतात्मक अवस्था बताई थी। तो कह रहे उपयोग करते हैं, गणना सीख लेते हैं, सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी कौन सी भैया, क्रियात्मक अवस्था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे काल्पनिक श्रोता की समस्या प्रायः दिखाई देती है। तो काल्पनिक श्रोता की समस्या प्रायः दिखाई देती है किसमें भैया, शेषवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में। तो ये किशोर अवस्था में दिखाई देती है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति एवं पोषण विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति एवं पोषण की बात करें तो ये आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आनुवंशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है किससे? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है भैया, तो निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं इसे, या अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं, अनून क्रिया का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो यानी कि शारीरिक क्रिया नहीं है, मनोगत्यात्मक शारीरिक। तो सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, टाइप करना, तो ये तीनों के तीनों क्या भैया, मनोगत्यात्मक है, लेकिन सोचना नहीं है। ये सोचना क्या भैया, मानसिक प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सोचना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है भैया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था या वृद्धावस्था? तो अस्मिता की बात कर रहा है, हो जाएगा किशोरावस्था। जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, किशोरावस्था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सीडीपी के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। चतुर्विधि भाषा कौशलानाम क्रम निर्धारणम अस्ति, 4 भाषा के कौशल हैं, उनका क्रम क्या है, उनका क्रम निर्धारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ऑप्शन नंबर बी भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। ऑप्शन नंबर सी पठनम, भाषणम, श्रवणम, लेखनम। ऑप्शन नंबर डी लेखनम, पठनम, भाषणम, श्रवणम। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेउ। संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्न है, कैसे प्रश्न होने चाहिए? तो संस्कृत मूल्यांकन के लिए भाई निबंधनात्मक प्रश्न होने चाहिए, लघु उत्तरात्मक होने चाहिए, या अतु लघु उत्तरात्मक प्रश्न होने चाहिए। तो ये सभी होने चाहिए, भी सभी होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं, लघु उत्तरीय भी होते हैं, अति लघु उत्तरीय भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, समन्विता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे कापयोगा शुद्ध है, शुद्ध क्या है भाई? इसमें शुद्ध पूछ रहा है आपसे भी, शुद्ध क्या है? ऑप्शन नंबर ए अलम हसिता है, ऑप्शन नंबर बी अलम हसितेन होता है, या ऑप्शन नंबर सी अलम हसिता होता है, ऑप्शन नंबर डी अलम हसितस्य होता है। तो भैया नमा स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम बसटम योगच। तो भाई अलम किसमें आता है? चतुर्थी विभक्ति में। अब चतुर्थी विभक्ति में कैसे बनता है भैया? यहाँ पर अलम की बात कर रहा है ना, अलम के साथ क्या आएगा? तो राम, रामम, रामेण, रामाय। तो रामायण का मतलब हसिताय। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो हसिताय में भी चतुर्थी विभक्ति है, तो अलम हसिताय हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, मनोरथा इति संधि विच्छेद का अस्ति। मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो मनोरथ का बनेगा भैया मनहा प्लस रथा बन जाएगा। तो अगर मना प्लस रथा ना हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आ जाता है, तो क्या बन जाएगा? मनस प्लस रथा हो जाएगा। तो मन प्लस रथा, मनु प्लस रथा, तो मनस प्लस रथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर मन धन रथा होता तो ये हो जाता, ये नहीं है तो भी सा हो जाएगा इसके स्थान पर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं शुद्ध पदम अस्ति, शुद्ध पद बताना। अब इसको क्या अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, क्या अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, क्या अंतरराष्ट्रीय होता है, क्या अंतरराष्ट्रीय होता है? तो ये तीनों गलत है भाई। अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, रा के ऊपर ही लगता है इस पे। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेखन कलाया अत्यधिक महत्व बढ़ते। लेखन कला में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? लेखन कला में मंचेसु, भाई मंच जब करेंगे तो लेखन कला आती है उसमें। नाटक करेंगे तो भी क्या लेखन कला का प्रयोग किया था? गृहसु में, घर में क्या लेखन कला का प्रयोग किया था? नहीं। विद्यालयसु में लेखन कला का प्रयोग किया जाता भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, विद्यालयसु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगता इत्यस्य का विभक्ति। जगता शब्द विभक्ति है, जगता शब्द में कौन सी विभक्ति है भाई? तो प्रथमा है, षष्ठी है, सप्तमी है, तृतीय है। तो जगता शब्द में जगत, जगतम, जगता, जगते। तो जगत, जगता, जगतम, जगते, जगता पंचमी,
जगत, जगता, जगता, पंचमी और षष्ठी एक वचन का रूप होता है भाई जगता। तो ऑप्शन नंबर षष्ठी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पंचमी और षष्ठी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विकृततम इत्यत्र का प्रत्यय, विकृतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कतवतु है, कत्वा है, कत है या अवुल है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? कत प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषायाम कति वेदा संति, संस्कृत भाषा के कितने वेद हैं ये आपको बताना है। तो अभी सप्त हैं, पच्छ हैं, 10 हैं या चतुर्वार हैं? तो भी 4 वेद होती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, चतवारा हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं राज्ञाम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। तो भाई अगर किसी के अंत में आम आ जाए, ये आम या सु आ जाए, क्या आ जाए? सु आ जाए, या ए वाला सु आ जाए, या ए वाला सु आ जाए, यानी कि सु हो आम हो, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, पंचमी बहुवचन या चतुर्थी बहुवचन, तो ये बहुवचन में बनते हैं आम और भैया सु सु तीनों। अगर सु दिखाई दे जाए किसी के अंत में, जैसे राजेसु, तो आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है और भैया मेरे बहुवचन का रूप है। अगर आम आ जाए, कहीं अणाम आ जाए भैया, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है, बहुवचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है, षष्ठी बहुवचन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अवहतम इति पदे कस्मिन लकारे प्रयुक्तम। अवहत में, अब अवहत की बात कर रहा है भाई, अब लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, विदीर्घ लकार है। अब हम बात करें, अगर किसी के शुरू में आ है, क्या है? शुरू में आ है, आ उपसर्ग है, तो वहां पर भैया लंग लकार होता है। कौन सा होता है? लंग लकार होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, लंग लकारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीराणाम इतस्य विलोम शब्दम कास्ति। अब वीराणाम का क्या बनेगा? वीरांगना बनेगा, वीरान बनेगा, वीराणी बनेगा, वीरेशु बनेगा। तो भाई वीरान का क्या बनाएगा? वीरांगनम बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, वीरांगनाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छात्रणा कृते पति पदस्य पर्याय। भाई छात्रणा का पदस का क्या पर्यायवाची है? छात्रेषु, छात्रा, छात्रिणे, छात्रान। तो क्या बन जाएगा भैया? छात्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छात्रा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्त्रानि वर्तन्ते वाक्यस्य लोट लकारे परिवर्तनम रूपम अस्ति। अब लोट लकार, अब लोट लकार की हम बात करें तो भाई ये आपको याद होनी चाहिए लकार। तो अब पहले वाले में क्या बनता है? ती ता अंति, तो इस पर संति है, तो ये वाला होगा नहीं। अगला, अब आसित में आया तो ये लंग लकार हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें भी लट लकार है पहले वाले में, दूसरे वाले में लंग लकार है भैया, क्या है? लंग लकार है। अब तीसरे वाले को इसमें देखते हैं भी क्या होगा भविष्यंती में, तो इसमें भाई कौन सा बन जाएगा? लिरट लकार बन जाएगा, क्योंकि भविष्य में लिरट लकार होता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्नानि वर्तनांतम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरि बैकुंठ में रहती हैं, संस्कृत अनुवाद करिए। तो हरि बैकुंठ में रहती हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? हरि बैकुंठम अधिवस्ति। तो हरि बैकुंठम अस्वस्ति, हरि बैकुंठे अधिवस्ति, हरि बैकुंठे उपवस्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरि बैकुंठम अधिवस्ति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सा पत्रम लिखती वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरता। सा पत्र है, पत्र लिखती है, इसका वाक्य परिवर्तन कीजिए भैया, तो क्या बनेगा? अब हम बात करें भाई लिखती, तो ती ता अंति, तो पत्रम, राम रामम तृतीय, कौन सा तृतीय? तो सा तम तेन, तो सा के रूप, सा तम तेन। अब हम बात करें कैसे? तेन, सा तम तेन तस्में तस्मात् तस्य तस्मिन, तो ये तेन बनेगा भाई। अब अगर भैया अगर जो पत्रम है ये क्या है? कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, तृतीय में तेन आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों ऑप्शन में से कोई सा होगा। लेकिन क्रिया जो लगती है वो आत्मनेपद की बनती है, आत्मनेपद की लगती है। तो ते ते अंते, तो कौन सा हो जाएगा? आत्मनेपद में जो रूप चलते हैं वो चलते हैं ते अंते। तो ते कौन सी में? लिखते, तो तेन पत्रम लिखते। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नांकेतेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? सा ईश्वरम नमति, सा ईश्वराय नमस्करोति, सा ईश्वरस्य नमस्करोति, सा ईश्वरने नमस्करोति। अब हम बात करें कैसे? जब भी कभी नमः की बात आए, नमा स्वस्ति स्वधा स्वधा आलम्बसटम, तो कौन से हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति में रूप कैसे बनते हैं? राम रामम रामेण रामाय, तो ईश्वराय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, सा ईश्वराय नमस्कार होती। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, निम्न सूत्रे मूल रूपम अस्ति। निम्न सूत्र का मूल रूप क्या है? भाई सूक्ति है, इसको देख लेना है भाई। आहेतम अनुरावी मनुहारी चा सुलभ वचना, तो ये आहेत नहीं होता भैया, हित मनुहारी चा सुलभ वचना ये भी हो सकता है। तो हितम नहीं होगा, अमनोहारी नहीं होगा भैया। हितम मनुहारी चा दुर्लभ वचा
सुलभ वचन नहीं, दुर्लभ वचन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। हित हितम मनोहारी चा दुर्लभ वचा। नेक्स्ट अगला, बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य से अनुवाद कीजिए। बलि से पृथ्वी मांगता है तो क्या, अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है भैया, यानी कि मांगता है, इनकी देता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, किससे से, तो कौन से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से का मतलब तृतीय विभक्ति। बले वसुधाम, बलि याच्यते वसुधाम, बलि याच्यते वसुधाम, बलिना याच्यते वसुधाम। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा, वलिना याच्यते वसुधा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशलम विदिते। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है, श्रवणम है, पठनम है, संभाषणम है, लेखनम है। तो कौन सा है, श्रवणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, श्रवणम पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे नाटक पाठ योजना है शिक्षम और रंगमंच ने। भाई नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंचन कराता है तो उसमें किसकी आवश्यकता होगी भाई, क्या पढ़ने की होगी, अभिनय की होगी, लेखनम की या वाचनम की, तो उसमें अभिनय किया जाता है भैया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अभिनयम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। क्या ये नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, कथा है, तो ये एक नाटक है। क्या भैया, एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, नाटकम हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवण में सब अनावश्यक चीज क्या है भाई, कथा श्रवण, कथा को सुनना, सरल भाषा में होती है। कथा या मुख्य विशेषता, कथा मुख्य विशेषता है। लेकिन पुस्तक से प्रयोग, पुस्तक का कोई प्रयोग नहीं है भैया। कथा जब सुनाएंगे तो पुस्तक का क्या प्रयोग उसमें भाई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, पुस्तक से प्रयोग। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति। उपसर्ग कौन सी में नहीं है, अनुराग में अनुपसर्ग हो जाएगा, पराग में धोत्या कोई, विराग में बी हो जाएगा, संलाप में सम हो जाएगा। इसमें भैया सम हो जाएगा, इसमें भैया बी हो जाएगा, उस ऊपर वाले में अनु हो जाएगा। इसका मतलब पराग में कोई उपसर्ग नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन भैया। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्राचीन उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति परिचय, भारतीय संस्कृति परिचय कराना, स्वाध्याय प्रति छात्राणा अभिरुचि उत्पादनम, स्वाध्याय के लिए छात्र क्या हो अभिरुचि उत्पन्न करें, शुद्ध उच्चारण समर्थन प्रदानम, शुद्ध उच्चारण का समर्थन प्रदान करें। तो इसका मतलब सभी हो जाएंगे भाई। डी ऑप्शन इसका सोनार दुर्ग है। क्या है, सोनार दुर्ग या सोनारगढ़। पूछ ले आपसे, सोनारगढ़, सोनार दुर्ग कहां पर है, तो जैसलमेर के अंदर है। और इसे भैया स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और जैसलमेर कोई गलियों का शहर और हवेलियों की नगरी। तो गलियों का शहर, हवेलियों की नगरी, स्वर्ण नगरी, सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ किसे कहा जाता है भैया, सब जैसलमेर को ही कहा जाता है। यहाँ पर पीले पत्थर है, इस गढ़ में जो दुर्ग है, जो सोनार दुर्ग है, ये पीले पत्थर है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें भाई, यहां से जैसलमेर से ही क्या निकाला जाता है भैया, पेट्रोलियम। क्या निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम। ये 250 के यानी कि 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है भैया, 99 बुर्ज के लिए, क्योंकि सोनार दुर्ग में क्या है भैया, 99 बुर्ज है, इसलिए प्रसिद्ध है भाई। तो सोनारगढ़, सोनार दुर्ग, स्वर्ण नगरी, गलियों का शहर, हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। और गौड़ावण पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा, गौड़ावण पक्षी, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है। आइए आगे देखेंगे गौड़ावण पक्षी के बारे में। आगे जोधपुर। अब जोधपुर क्या है भैया, तो जोधपुर की बात करें तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो भी जोधपुर को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है भैया, जोधपुर के अंदर है। और इसे मेहरानगढ़ दुर्ग को ही चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, चिड़िया टूक। मेहरानगढ़ को भी क्या कहते हैं, सूर्यगढ़ कहा जाता है। मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है। तो पूछ ले आपसे भाई, मारवाड़ का सिरमौर क्या है, तो मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ को ही चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है और इसी को सूर्यगढ़ कहा जाता है। अब हम बात करें क्यों, क्योंकि जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है, इसे टाइम्स पत्रिका में एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, टाइम्स पत्रिका के अनुसार तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई, जिसे कहा जाता है चिड़िया टूक। पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर और ब्लू सिटी जोधपुर। आइए भाई अगला देखते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट अगला है भैया गौड़ावण पक्षी। अब गौड़ावण पक्षी की बात करें तो राजस्थान का राजकीय पक्षी आपसे पूछ ले, राजस्थान का राजकीय पक्षी आपसे पूछ ले तो कौन सा भैया, गौड़ावण है। 1981 में इसे भी घोषित किया गया था भैया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। और इसी को ग्रेट
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। किसको? गौड़ावण पक्षी को। और इसी के अन्य नाम और कौन कौन से भैया? तो सोहन चिड़िया किसको कहा जाता है? गौड़ावण पक्षी को। महासारंग किसे कहा जाता है? गौड़ावण पक्षी को। घोरार किसे कहा जाता है? ये भी इसी को कहा जाता है। हुकना शर्मिला पक्षी है ये। तो आपसे अलग पूछ लेगा, सोहन चिड़ैया, महासारंग, घोरार, हुकना, शर्मिला, ये सब किसके नाम है? गौड़ावण पक्षी के नाम है। अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आर्डियोटिस नाइग्री सेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। 1981 में ये बना था भाई। आइए नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं भैया। मेला। अब मेला से प्रश्न जरूर पूछेगा भैया। तो अंबाजी का मेला कहां पर लगता है? गुजरात के अंदर। मांग मेला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर। बेणेश्वर मेला कहां पर? राजस्थान डूंगरपुर के अंदर भैया। पुष्कर मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, अजमेर के अंदर। और खेजड़ी मेला जोधपुर के अंदर। तो खेजड़ी पूछ ले तो जोधपुर, पुष्कर पूछे तो अजमेर, बेणेश्वर पूछ ले तो राजस्थान डूंगरपुर, नैना देवी पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और मांग पूछे मांग मेला तो उत्तर प्रदेश, और अंबाजी गुजरात के अंदर। एक मेला जरूर पूछेगा भैया। आइए आगे देखते हैं। नागौर, यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा भाई। नागौर, अगर सबसे ज्यादा जिलों से सीमा साझा कौन करता है? वो करता है नागौर। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अपनी? तो कितने? 7 जिलों से करता है। कौन कौन सा है भैया? नागौर। कौन सा है? नागौर। कौन कौन से? तो जोधपुर से, बीकानेर से, चूरू से, सीकर से, जयपुर, अजमेर और पाली। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर और पाली से नागौर अपनी सीमा साझा करता है। अगर यहां पर ऑप्शन में पूछ ले भैया पाली वाला, पाली जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा? पाली। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो किस किस से करता है? जोधपुर है, नागपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, जालौर है, सिरोही है, बाड़मेर है, उदयपुर है। इससे पाली अपनी सीमा साझा करता है, पाली जिला। नागौर में भी जिप्सम पाया जाता है। नागौर में क्या पाया जाता है? ये जिप्सम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भरतपुर। अब भरतपुर क्यों प्रसिद्ध है भैया? तो केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है भैया? तो केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है भैया? भरतपुर के अंदर स्थित है। रामसर नमभूमि, यानी कि रामसर नमभूमि सूची में शामिल किया गया 1981 ईस्वी में। किसको? केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 1985 में। किसको? केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको? केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला। बाड़मेर। अब बाड़मेर क्या है भैया? तो इसे थार नगरी कहा जाता है, और पेट्रोलियम यहां से ही निकाला जाता है। कहां से? बाड़मेर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, और इसे थार नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर। अब उदयपुर की बात करें तो भैया सीसा जस्ता की खान कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। चांदी कहां पर है भैया? ये भी उदयपुर के अंदर है। रॉक फॉस्फेट, ये खान है भैया उदयपुर के अंदर। सीसा जस्ता की खान है, चांदी की खान है, रॉक फॉस्फेट है। ये सब कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? पूछेगा आपकी, यही आएगा भैया झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और यहां पर भैया क्या है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को। माउंट फाउंटेन का शहर, तो माउंटन फाउंटेन का शहर उदयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। सीसा जस्ता की खान उदयपुर। और चांदी और रॉक फॉस्फेट की चट्टान ये भी कहां पर है भैया? खान है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और यहां पर एक मिल है भैया, शुगर मिल्स, चीनी की यहां पर मिल्स है। 1976 में ये लगाई गई थी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? अजमेर। अब अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है भैया? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। घड़ियों का शहर, तो भैया घड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? घड़ियों का शहर कह ले, राजस्थान का हृदय कहे, भारत का मक्का कहे, ख्वाजा साहब की नगरी कहे, बात एक ही है। कौन हो जाएंगे जी साहब? अजमेर हो जाएगा। अजमेर हो जाएगा। भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, घड़ियों का शहर, ख्वाजा साहब की नगरी, कौन हो जाएगा? अजमेर। यहां पर टंगस्टन पाया जाता। क्या पाया था? टंगस्टन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या? जयपुर। अब जयपुर को क्या कहा जाता है भैया? तो गुलाबी या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। इसे रतन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो रतन नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को। और हेरिटेज सिटी, ये क्या भैया? हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। तो हेरिटेज सिटी जयपुर, रतन नगरी जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, गुलाबी या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु, तो वन्य जीव के अनुसार पूछ ले, यानी कि जंगली जानवरों के हिसाब से पूछे तो आपसे भैया क्या वन्य जीव पूछे तो चिंकारा है। क्या भैया? चिंकारा है राजकीय पशु। नाम है इसका गजेला। घोषित कब किया गया? 1981 में। कब किया गया घोषित? 1981 में। राज्य के पशु, अरे पशुधन श्रेणी के हिसाब से पूछे, पशुधन श्रेणी के हिसाब से पूछे तो वो ऊंट है भैया। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घोषित कब किया गया? ये 19 सितंबर 2014 को ये घोषित किया गया भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया वृक्ष।
अब वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष है भैया। क्या खेजड़ी वृक्ष? 31 अक्टूबर 1983 को ये क्या किया गया भैया? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी वृक्ष को राष्ट्रीय यानी कि राज्य की वृक्ष बनाया गया राजस्थान के अंदर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस प्रोपिस प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और इसके अन्य नाम कौन कौन सी हैं? समी वृक्ष या कल्प वृक्ष भी किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को ही कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसे किससे संबंधित है? तो ये विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है तेजाजी। अब तेजाजी कौन है भैया? तो लाछा गुजरी का संबंध किससे है भैया? तेजाजी से। कहां जन्म हुआ था? नागौर में, यानी कि 1073 ईस्वी में नागौर में जन्म हुआ था तेजाजी का। लाछा गुजरी से संबंधित है। ये किसके अवतार हैं? तो भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। कौन भैया? तेजाजी। भगवान शिव के 11वें अवतार कौन माने जाते हैं? तेजाजी। इन्हें गाय या सांप का देवता कहा जाता है। गाय या सांप का देवता किसे कहा जाता है? तेजाजी को कहा जाता है। लाछा गुजरी किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला पाबूजी। अब पाबूजी कौन है भैया? तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। कहां हुआ था? जोधपुर में। ये लक्ष्मण का अवतार माने जाती हैं। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है भैया? पाबूजी को। पिलैग धड़ या ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? पिलैग धड़ या ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। पिलैग धड़ ऊंटों का देवता पाबूजी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। रामदेव जी। अब रामदेव जी कौन है? तो छुआछूत निपटाने वाले यानी कि छुआछूत को मिटाने वाले कौन थे भैया? रामदेव जी। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। बाबाओं का बाबा, पीरों के पीर। पीरों के पीर को किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। ये विष्णु के अवतार हैं। कौन है भैया? ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला घटक। अब भैया पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कौन कौन से भैया? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक में कौन आते हैं? जिनके अंदर जान होती है, जो श्वसन करते हैं, जिनके अंदर जान हो, जैसे सजीव। और अजैविक अंदर जिसके अंदर जान ना हो भैया, सीधी सी बात है। तो जैविक पेड़ पौधे, पादप, मानव, जीव जंतु, जीवाणु, ये सब क्या जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। यहां से 1% सॉलिड पूछेगा भैया, 101%। अजैविक घटक वायु है, मैदान है, सूर्य का प्रकाश है, नदियां हैं, ताप है, हवा है, पहाड़ है, मृदा है, वर्षा, ये सब किसके आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कह रहा है एंजाइम। अब एंजाइम क्या भैया? तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन है, एमाइलेज है और लाइसोजाइम। तो टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम ये लार में पाए जाते हैं एंजाइम। पेनक्रियाज, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लेट यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज ये कहां पाए जाते हैं भैया? अग्नाशय पेनक्रियाज के अंदर। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है स्रोत। अब स्रोत कौन कौन से भैया? तो नवीनकरणीय स्रोत और अनवीनकरणीय स्रोत। नवीनकरणीय स्रोत और अनवीनकरणीय स्रोत, इन्हें कहते हैं भैया परंपरागत यानी कि गैर परंपरागत स्रोत। तो नवीनकरणीय की बात करें तो कभी ना समाप्त होने वाले ऐसे स्रोत, तो कभी ना समाप्त होने वाले, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है। तो ये कैसे स्रोत है? ये नवीनकरणीय स्रोत है। कैसे है? नवीनकरणीय। और अनवीनकरणीय स्रोत कौन कौन से भैया? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये कैसे हैं? अनवीनकरणीय स्रोत है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य। राज्यसभा पूछ ले 10 सदस्य। कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। लोकसभा पूछे राजस्थान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं भैया? तो 25 सदस्य हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का है। विधानसभा में पूछे तो भाई 200 सदस्य हैं। अब एक बार फिर राज्यसभा में पूछे, राजस्थान के अंदर बात चल रही है भैया। राज्यसभा में 10 सदस्य, कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा में 25 सदस्य, कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा में 200 सदस्य। अगर हम बात करें भाई अधिकतम संख्या कितनी होती है भाई राज्यसभा में, सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250। वर्तमान में कितनी है? 245। और भैया 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट कहां पर है भैया? तो विश्व में तो भैया 36 है, भारत में 4 है। कौन कौन से? ये ध्यान रखना भाई। पश्चिमी घाट है, हिमालय है, इंडो बर्मा है भैया, और सुंडालैंड। तो सुंडालैंड, इंडो बर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट, ये 4 है। एक प्रश्न यहां से पूछेगा भैया कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, ऐसा करके पूछेगा। ये है। तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से भैया? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। अगर हम बात करें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो वाल्टर सी रोसेन ने दिया था, वाल्टर सी रोसेन ने। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट अगला भैया। अगला है चीनी मिल। अब चीनी मिल कहां पर है? राजस्थान के अंदर पूछा। चीनी मिल कहां कहां है? कौन कौन सी? 4 है भैया। कौन कौन सी देखे? तो दी मेवाड़, भोपाल, सागर, जो चित्तौड़गढ़ में है। दी मेवाड़, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये पहली प्रथम यानी राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टेट गंगानगर चीनी मिल, ये गंगानगर में है भैया।
1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और केशव राय पाटन ये सहकारी है, कैसी है, केशव राय पाटन ये सहकारी है चीनी मिल। तो इसकी स्थापना कहां हुई थी, ये 1965 में हुई थी बूंदी में। कहां पर, बूंदी में। वर्तमान में क्या है, ये बंद है भैया। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में है उदयपुर। इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो कितने व्यक्ति हैं भाई, 17। अब 17 की बात करें तो 28 दिन, 34 दिन, 30 दिन या 25 दिन में। तो वो MDH वाला फॉर्मूला तो है ये भाई, M और D और H बराबर MDH1 MDH2 ऐसा होता है। तो हम क्या करें भाई, ऐसा दर का 17 20 17 20, तो 17 और गुणे 20, 17 गुणे 20 बराबर क्या करना भाई 10। तो व्यक्ति कितने, 10, तो 10 गुणा x कर देंगे यहाँ पर, 10 गुणे x। अब ये इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब 2 बच्चा है यहाँ पर, तो 2 की और 17 की जो गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा भैया, 34 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 17 दूआ 34 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि रिंकू किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि सचिन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? चाहे तो इसको क्षमता से निकाल लें या वैसे निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे भी 24 और 12, 24 और 12 दोनों का जो लासा आएगा वो भी कितना आएगा, 24 आएगा। हाँ जी 24 आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, कितना आएगा, 24 आएगा। अब एक एक की क्षमता निकालें तो भाई 12 की क्षमता कितनी होगी, 12 दूनी 24, तो 2 आएगी क्षमता, कितनी आई 2। 24 की 24 को भाग करेंगे तो 1 आएगी क्षमता। तो टोटल क्षमता तीनों की कितनी आई भाई, 3, कितनी आई 3। और काम कितना कर रखा है इन्होंने, 24। तो 3 से 24 को भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन हो जाएगा, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कार से 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर घंटा बताइए। तो 4 घंटे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब हम क्या करना है भैया, कि भैया दूरी कितनी है भैया, 300, दूरी कितनी है 300, और समय कितना दे रखा भैया 4। अब 4 से इसको भाग करेंगे 300 को, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि 3 संख्या हैं, 3:4:5 के अनुपात में है, उनका मासा 5 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें भैया, क्या करना भैया, एक एक की गुणा कर लें। जैसे 5 की गुणा करा भैया किसको, 3 को, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 की गुणा 4 में तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 5 की गुणा 5 में तो भैया 25 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है भैया, 15 है, जो ए ऑप्शन में रखा है। बड़ी पूछता तो 25 हो जाता, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि 3 संख्याएं 3:5:6 के अनुपात में है, तो उनका लासा 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगर भाई मासा होता तो इनकी गुणा हो जाती, तो अगर यहाँ पर भाई लासा, तो इन तीनों का लासा ले लें भाई, तो 3 5 6, इन तीनों का लासा कितना आएगा भैया, 30 आएगा। क्या आएगा जी, 30। अब 30 कितने के बराबर दे रखा भैया, 90 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। जब एक 3 बराबर हो जाएगा, 30 से कम 30, 30 या 90 नहीं होता, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब 3 की गुणा इसमें करा भाई, ये वाली जो है, 3 तिया 9, 1 आई 9, 3 पंजे 15, एक कितना आएगा भाई 15, और 3 छिंग 18, तो 1 हो जाएगी 18। तो 9 15 18, बड़ी पूछ रहा है तो भाई 18, छोटी पूछ रहा है तो 9 हो जाता, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो इनका अंतर 18 हो, तो बड़ी संख्या बताइए। अब भाई इतने अनुपात में है भैया, तो क्या करना भैया, 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 18। इनका अंतर दे रखा है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना 18 है ना, तो यहाँ पर कितना बच्चा 2। अब 2 बराबर 18 है, तो 1 बराबर 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 बराबर 9, 1 बराबर 9। तो भैया अब क्या पूछ रहा है, 9, तो 5 की और 3 की गुणा करें तो कितना, सॉरी 9 की और 3 की गुणा, तो 9 3 27 हो जाएगा, और 9 पंजे 45 हो जाएगा। यानी कि 9 की 3 में गुणा करेंगे तो 27, और 9 की 5 में गुणा करेंगे तो 45। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 45 हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नीतू किसी रेडियो को 840 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाती है, तो रेडियो को क्रय मूल्य बताइए। अब भी इसको करना, 20% का लाभ होना है, 20% का लाभ है, तो भाई 20% कितने पर है भाई, 100 रुपए पर, तो है 20 भाई, 100 रुपए पे 20% का लाभ, तो 120 रुपए का लाभ हुआ ना, हुआ उसे। तो 120 का मान कितना दे रखा भैया, 840 दे रखा भैया, कितना दे रखा 840। अब 840 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर भाई 0 से 0 कट जाएगा, 12 7 84, तो 1 बराबर 7 हो जाएगा।
जब एक रुपये बराबर 7 है तो 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये बराबर 700 हो जाएगा भैया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विजय ने एक टेबल 800 रुपये में खरीदकर उसे 7% हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। अब भाई बताएं, जैसे हम बात करें भाई कितने रुपए में खरीदा उसने, 800 रुपये में। कितने में भाई, 800 रुपये में। हानि कितने की हुई भैया उसको, 7%। तो 7% 100 में से घटेगा तो भाई 7 तो 93, कितना बचा भैया, 93। अब कितने पर हुई थी, 100 रुपये पर। 100 रुपये पर हानि हुई। कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 की और 93 की गुणा कर देंगे तो 8 या कितना होता है 24, 2 हासिल का लगता है भाई, 8 9 72 और 2 74 हो जाता है। तो 744 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 744। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना ने एक बैग 250 रुपये में खरीदकर 325 रुपये में बेच दिया, तो लाभ बताइए। अब एक बात बताना भाई, कोई चीज हमने भाई 250 रुपये में खरीदी, क्या खरीदी, 250 रुपये में खरीदी और बेची कितने, 325 रुपये में, तो भैया हमें लाभ हुआ या हानि, तो हमें भैया लाभ हुआ कितने का, 75 का। कितने का लाभ हुआ, 75 का। कितने पर हुआ, 250 रुपये पर 75 का लाभ हुआ ना, हुआ 250 पर गुणा कर देंगे 100, कुछ नहीं करना है, हो गया काम, 0 से 0 कट जाएगा भैया, 25 से कम 25 और 25 या 75 हो जाएगा, 3 की और 10 की गुणा हो जाएगी तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 30%। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भैया दीपिका अपनी 2 गाड़ियों को समान मूल्य पर बेचती है, यानी कि दीपिका 2 गाड़ियों को समान मूल्य पर बेचती है, तो एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो भैया न लाभ ना हानि, 10%, 4% लाभ, 4% हानि। अब अगर ऐसा आ जाए यानी कि लाभ भी समान हो और हानि भी समान हो, यानी दोनों समान है, तो ऐसे को कुछ नहीं करना है कि इन दोनों को क्या कर दें, गुणा कर दें, इन दोनों की क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 20 20 में कितना हो जाएगा भैया, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 400 हो जाएगा भाई। इन दोनों की गुणा कर दें, अगर समान हो, समान समान लाभ हो, समान हानि हो, तो ऐसे सवालों को करना, दोनों की गुणा कर दें भैया। क्या कर दें, दोनों की गुणा, 400 हो जाएगा कितने पर भैया, 100 पर। क्या पर, 100 पर भैया। तो क्या भैया, 0 से 0 कट जाएगा, 4 पर बचेगा, कितना बचा भैया, 4 बचा। अब जब 4 बचा तो क्या हुआ था, उसे 20% की हानि हुई ना बाद में, तो हानि हो जाएगी 4% की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब 5, अब एक बात बता भाई, इधर कोई संख्या होगी भाई, इधर कोई संख्या होगी, इधर कोई संख्या होगी, इधर कोई संख्या होगी, और बीच में 22 दे रखा है भैया, तभी तो 5 हो गई भाई। बीच में 22 है, क्रमागत है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगी, तो यहाँ पर 24 हो जाएगी भैया, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 21, और यहाँ पर 20 हो जाएगी। क्या पूछ रहा, बड़ी संख्या, तो 24 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 24। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 10 पेंसिलों की कीमत 15 रुपए है, तो 2 दर्जन पेंसिलों की कीमत बताइए। 2 दर्जन बोले तो भैया 24, 2 दर्जन बोले तो भैया 24, बिल्कुल ठीक है। 1 दर्जन बराबर 12 है, तो 10 पेंसिलों का, अब भाई 10 पेंसिल की, अगर 10 पेंसिलों की कीमत 15 रुपया, तो 1 पेंसिल की निकाल लें, तो 1 पेंसिल बराबर हो जाएगा भैया 15/10, 15/10 और गुणा में कर देंगे 24, तो क्या हो जाएगा भैया, इसको काट लें भैया। तो 5 तिया 15 होता है भाई, और 5 दूनी 10 होता है, 2 एकम 2 और 12 आ जाएगा यहाँ पर भैया, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 36 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई इसको ये क्या लिखा जाएगा, 5 + 6/10 + 8/100 + 2/1000 को कैसे लिखा जाएगा। 56.82, 568.2 या 5.682 या 0.562 क्या लिखा जाएगा। अब भाई ऐसे को क्या करना, भाई 5 का तो 5 ही लिखे रहने देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद 6 रख जाएंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहां पर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब भाई 6/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब एक सूत्र याद रखना आपको, यहां से एक सवाल जरूर पूछेगा, तो फॉर्मूला याद रखना भाई, चिया 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 भीगो, चिया भीगो, चिया भीगो, मतलब क्या भैया, अगर योज्य प्रतिलोम पूछ ले या बोल योज्य तो चिन्ह बदल देंगे, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो भिन्न बदल देंगे, बिल्कुल ठीक है भैया। अब करना क्या है, योज्य प्रतिलोम, तो इसका योज्य प्रतिलोम बताना है भाई, किसका, 6/7 का, तो 6/7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा जी 6/7, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का, बिल्कुल ठीक है, चिन्ह बदल दिया ना हमने। अब क्या रहा भैया कि भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक में क्या होगा, भिन्न बदल जाएगी, तो भिन्न का मतलब उल्टी हो जाएगी, तो 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो कौन सा हो जाएगा जी, 7/6, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है, कह रहा भैया 1/4, 1/3, 3/6 और 3/15 को आरोही क्रम में रखने पर सही क्रम कौन सा होगा भैया।
तो सही क्रम पूछ रहा भैया। अब क्या करना है आपको भैया, तो ऊपर वालों में क्या कर दे भैया, 0 बढ़ा दें, 4 लगा दें नीचे, ऊपर भी 10 कर दें, 3 लगा दें नीचे, ऊपर भी 10 कर दें तो भैया 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, ऊपर भी 10 कर दें तो कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। 0 बढ़ा दिया, कुछ नहीं करना, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे दो, हो जाएगा काम। 4 से 10 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, कितना आएगा 4 दूनी 8, और 2 दशमलव कुछ आएगा 2.5। अब 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 ही आएगा। यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो भैया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 तो 5 आ जाएगा जी, और यहाँ से 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा। तो ये इतना आया भैया, इतना आया भैया, ये इतना आया, 2 आया यहाँ पर। आप जरा देखें, आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है भैया, पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का मतलब 3/15 वाली, तो 3/15 कौन सी में है भैया, तो इन दोनों में तो है नहीं, तो ये होगा, ये होगा 3/15, 3/15 के बाद फिर उससे बड़ी कौन सी है, तो ये वाली 3 वाली है, तो 3 किसका आया भैया, 3/6 का आया, तो 3/6 जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 7 है और लासा 70 है, तो दोनों संख्या यानी दोनों में से एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या बताइए। भाई अब लासा मासा इसको क्या करना भैया, तो आपको क्या करना भैया, तो मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है 14 एकम 14, 14 पंजे 70 होता है भैया 5, 7 पंजे 35 होता है, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित एक शुद्ध एवं विषय है, किस गणित कैसा है, तो काल्पनिक है, वास्तविक है, सत्य है, तो काल्पनिक है। गणित क्या काल्पनिक है भैया, तार्किक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, शिक्षार्थियों में सहयोग में सचारे को विकसित करना, शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, रट्टा मरवाना नहीं, रट्टा नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा तर्कपूर्ण। गणित पे तर्क पर आधारित है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आवधिक परीक्षा क्या होती है, यानी कि अवधि के दौरान वाली परीक्षा को आवधिक परीक्षा बोलते हैं भैया, तो अधिगम के दौरान, सत्र समाप्ति के बाद, बालक की संपूर्ण वृद्धि विकास का आकलन करना, उत्तर हाँ या ना में देना, नहीं, अधिगम के दौरान किया जाता है, आवधिक परीक्षा कहते हैं, यानी कि सीखने के दौरान ही किए जाने वाले को आवधिक परीक्षा कहते हैं भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों में गणना कौशल का विकास किया जा सकता है कैसे, व्याख्यान विधि से नहीं होगा भैया, प्रयोगशाला विधि से नहीं होगा, आगमन विधि से नहीं होगा भैया, ड्रिल कार्य द्वारा कराया जाता भैया, सिखा करके गणना कौशल का किया जाता है। जैसे ड्रिल कार्य जो होती हैं गिनती जिसमें सिखाई जाती हैं, तो भैया क्या गणना कार्य उसी से तो होगा भैया। इकाई योजना के प्रतिपादक थे कौन थे, जॉन डीवी, हर्वर्ड, किलपेट्रिक या स्किनर, तो इकाई परियोजना के जो प्रतिपादक थे जॉन डीवी साहब, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जॉन डीवी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है, तो मानसिक है, मौखिक है, सभी है, लिखित है, तो प्रारंभिक अवस्था पहली अवस्था तो भाई मानसिक है भैया, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, भाई बच्चों के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं भाई, अच्छा संबंध बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करें भाई, बच्चों की सराहना करनी चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, बच्चों का कार्य करना चाहिए, तो बच्चों से प्यार करें, बिल्कुल ठीक है भाई, बच्चों की क्या करें भैया, व्यक्तिगत ध्यान दें, व्यक्तिगत ध्यान दें भैया, नहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्सनल व्यक्ति पर ध्यान दें, ऐसा नहीं है, तो बच्चों की सराहना करनी चाहिए भैया, फिर सभी बच्चे ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार है, इस कथन से निष्कर्ष निकलता है कि गणित क्या है भैया, गणित कठिन है, अलंकारिक है, आलोचनात्मक है या तार्किक है, तो भैया कैसा है, लॉजिकल है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तार्किक विषय हो जाएगा जी। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन व समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना, शिक्षार्थियों का भावात्मक भावना से कोई लेना नहीं, गणित के प्रति जिज्ञासु ऐसा हो सकता है, सदैव अनुशासन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तार्किक लॉजिक जहां आएगा भैया, लॉजिक तार्किक चिंतन, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आयतन की अवधारणा को समझाने के लिए निम्न में से क्या नहीं है, आयतन की अवधारणा कैसे नहीं समझ सकते आप, भाई गेंद है उसको समझा सकते हैं, बॉक्स से भी समझा सकते हैं, पुस्तक से भी समझा सकते हैं, लेकिन धागे के टुकड़े से आयतन नहीं समझा सकते, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। गणित शिक्षण की विधि क्या है, विश्लेषण है, प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है, आगमन निगमन है, तो गणित शिक्षण की जो विधि है वो आगमन निगमन दोनों है भैया, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक को अगर विद्यार्थी सुनना नहीं चाहता है तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए, अब मान के चलें जैसे कोई अध्यापक है तो नया नया गया उसमें, तो बच्चे उसकी बात को नहीं सुनना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, आप तो क्या करना चाहिए भैया, प्रधानाचार्य को बताना चाहिए, विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, या कुछ ऐसा करें जिससे विद्यार्थी के अंदर रुचि बढ़े, तो हाँ भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे विद्यार्थी के अंदर क्या हो, रुचि बढ़ जाए, तो सी ऑप्शन इसका
सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्रियात्मक गणित महत्वपूर्ण है, क्यों है अभी क्रियात्मक गणित महत्वपूर्ण? इससे प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इससे अवधारणा स्पष्ट स्थायी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। इससे बच्चा स्वयं करके सीखता है, बिल्कुल ठीक है बात है भैया। तो इससे बच्चा स्वयं करके सीखता है। उपयुक्त सभी यानी कि क्रियात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है भाई। नेक्स्ट अगला है, अभ्यास शिक्षण से क्या होता है भैया? अभ्यास शिक्षण से किसी समस्या को शीघ्र सुलझा सकता है, यानी सुलझा लिया जाता है। अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि होती है, समस्याओं को हल करने की समझ में वृद्धि होती है, या सिद्धांत ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों